नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है टॉप 5 बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की 10 बड़ी खबरों की ओर। कोरोना की खतरनाक रफ्तार, 90,000 से ज्यादा मामले आए सामने, सक्रिय मरीज 3 लाख के करीब। ओमिक्रॉन ने भी पकड़ी रफ्तार, ओमिक्रॉन संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,630 हो गई, लोगों में बढ़ रही है दहशत। महाराष्ट्र में भी लगातार बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन के मामले, 797 मामलों के साथ महाराष्ट्र पहुंचा पहले नंबर पर। दिल्ली में भी ओमिक्रॉन ने रफ्तार पकड़ ली है, 465 मरीजों के साथ दिल्ली पहुंचा दूसरे नंबर पर। दिल्ली वासियों के लिए बढ़ रही है परेशानी। झारखंड में भी लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, कोरोना के 3,553 नए मामले आए सामने, जिनमें से 1,316 संक्रमित राजधानी रांची के हैं। बिहार में भी धीरे धीरे कोरोना के चपेट में आ रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 1,669 नए मामले आए सामने, 6 महीनों में सबसे ज्यादा दर्ज किए गए। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला, एससी में सीजेआई बेंच के सामने कल होगी सुनवाई। महाराष्ट्र में 30 और रेजिडेंट डॉक्टरों को हुआ कोरोना, राज्य में कुल 260 संक्रमित मामले। चंडीगढ़ के पीजीआई में बिगड़े हालात, 2 दिनों में 146 डॉक्टर और कर्मचारी हुए कोरोना संक्रमित। यूपी में 7 आईपीएस अधिकारियों के तबादले, चित्रकूट रेंज भेजे गए वाराणसी रेंज के आईजी। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में कोरोना ने एक बार फिर से कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़े के अनुसार देश में 56% तेजी के साथ 90,928 नए मरीज सामने आ चुके हैं और 325 लोगों की मौत हो गई है। इससे पहले की बात करें तो बुधवार को 58,000 मामले सामने आए थे। इन सब के बीच चिंता करने वाली बात यह है कि देश में एक्टिव मामले अब बढ़कर 2,85,401 पहुंच गए हैं। वहीं देश में अब तक कुल मृतकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। अब 4,82,876 मृतक मामले भी बढ़कर आगे बढ़ गए हैं। वैक्सीनेशन का आंकड़ा भी 148 करोड़ को पार कर गया है। इसी के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बता दें कि देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,630 हो गई है। 797 मामलों के साथ महाराष्ट्र पहले स्थान पर बना हुआ है, तो वहीं 465 मरीजों के साथ दिल्ली दूसरे स्थान पर है। वहीं ओमिक्रॉन के 2,630 मरीजों में से 995 मरीज हालांकि रिकवर भी हो चुके हैं। एक्टिव जो केसेस हैं दिल्ली में कल थे 14,889, 14,889। मैं आपके माध्यम से फिर से एक बार बताना चाहूँगा सभी को कि कोरोना दिल्ली में भी पूरे देश में भी ओमिक्रॉन के आने के बाद से काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। अभी तक कोरोना का जो चल रहा है जिस तरह से काफ़ी माइल्ड है, पहले के मुकाबले में लोगों को सिम्टम्स बहुत कम है। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस सतर्क रहें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और अपना भी पूरे परिवार का भी ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा रश ना करें, ये ना हो कि हल्का सा खांसी हुआ जुकाम हुआ तुरंत अस्पताल की तरफ जाएं। आपको होम आइसोलेशन की ज़रूरत है तो होम आइसोलेशन में आपको पूरी केयर की जाएगी और सबसे बेटर ये है कि आप इसको होने से रोकें। सर, आप लोग को देखें तो आपको लगता है कि तीसरी लहर आ चुकी है, दिल्ली में 5वीं लहर आ चुकी है? हाँ, देश में तीसरी लहर और दिल्ली के अंदर 5वीं लहर बिल्कुल आ चुकी है। केसेस कल 5,500 के आसपास थे और आज 10,000 के आसपास जो शाम तक बुलेटिन है, अभी कंपाइल किया जा रहा है डाटा, तो केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बस ये संतोष की बात यही है कि सिम्टम्स जो हैं वो काफ़ी माइल्ड हैं पहले के मुकाबले में। सर, हॉस्पिटल्स को कुछ आदेश दिए गए हैं, कितने % बेड्स? प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो अभी तक 10% बेड थे कोरोना के लिए, उसको कल आदेश दिए गए 40% करने के लिए आदेश दिए गए, ताकि देखो क्योंकि होने में भी 1 हफ्ता लगता है, 4-5 दिन 1 हफ्ता लग जाता है, ताकि 4 गुने बेड्स हो जाए। सरकारी अस्पतालों में बेड्स की क्या स्थिति है सर? क्या उन्हें भी जैसे सामान्य जो ओपीडी चल रहा है उससे बेड्स निकाल के कोविड के लिए रिजर्व? नहीं, देखो मैं आपको अभी कुछ अस्पतालों का बता देता हूँ। जैसे जीटीबी हॉस्पिटल है, 650 बेड उसमें अभी तक हमने रिजर्व किए हुए हैं कोरोना के लिए। 20 के करीब पेशेंट हैं। एलएनजेपी में
भी 650 से ज़्यादा बेड हैं, पर पेशेंट तो 15-20 ही हैं। तो सरकारी अस्पतालों में 2%, 3%, 5% की ऑक्यूपेंसी है। तो अभी सर्विसेज को बंद नहीं किया गया है, अभी सभी चल रही हैं, और क्योंकि ऑक्यूपेंसी 5% के आसपास ही चल रही है अभी। सर एग्जैक्टली अगर हम जानना चाहें कि सर प्राइवेट में अभी कितने बेड्स खाली हैं और सरकारी में कितने बेड्स खाली हैं, और कोरोना के कितने पेशेंट्स एडमिट हैं और ओमिक्रॉन के कितने पेशेंट्स? देखिएगा, कल का जो डाटा था, कल 531 टोटल पेशेंट्स एडमिटेड थे हॉस्पिटल में, जिसमें से 41 सस्पेक्ट थे और 8 लोग वो थे जो एयरपोर्ट से आए थे। तो 482 पेशेंट आप कोरोना के कह सकते हैं हॉस्पिटल के अंदर थे टोटल, जिसमें आप आधे प्राइवेट मान लीजिए, आधे गवर्नमेंट में मान लीजिएगा। So what is the positivity rate that you are expecting today, and do you expect that the numbers are going to multiply further? You said 10,000 today. So अभी डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, सारा डाटा कलेक्ट होने में थोड़ा समय लगेगा, पर हाँ लगता है 10,000 के आसपास आएंगे और पॉजिटिविटी 10% के आसपास आनी चाहिए। सर, पिछली बार जब कोरोना का पीक था, एक दिन में 27,000 केस तक आ रहे थे। इस बार ओमिक्रॉन की वजह से बोलने की बहुत ज्यादा फैल रहा है। क्या आप लोगों ने कुछ उम्मीद की है कि कितने केसेस तक एक दिन में आ सकते हैं, उस हिसाब से तैयारी की है? देखिए, फर्क क्या है कि पेशेंट्स तो बढ़ रहे हैं, नंबर्स बहुत बढ़ रहा है, बस प्रोपोर्शनेटली जो हॉस्पिटल एडमिशन है उतने नहीं है जितने की पिछली बारी था, कि अगर 10,000 पेशेंट आते थे तो कम से कम 1,500 2,000 एडमिट होते थे। अब 10,000 पेशेंट के ऊपर अगर 200 या 300 350, मतलब पहले एडमिशन 15% था, अब एडमिशन 3% के आसपास है। सर, सीएम की क्या तबीयत कैसी है आज, क्योंकि उन पर उन कोमॉर्बिड हैं, तो इसलिए उनकी सेहत का भी अगर आप उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आइसोलेशन में है एंड ही इज फाइन। सर, होम आइसोलेशन को लेकर कोई मीटिंग है आज? मीटिंग तो रोज ही होती है, अलग से नहीं है, आज रोज। सर, आइसोलेशन सेंटर जो आप लोगों ने बनाया है, वहाँ पे क्या कुछ तैयारियां हैं? जैसे ज्यादातर लोगों में सिम्टम्स नहीं है, लेकिन सभी लोग अपने घर पे होम आइसोलेट नहीं हो सकते, उनके यहाँ की व्यवस्था नहीं होती है। देखिएगा, हमने पहली बात तो ये कि जो सिम्टम नहीं है उनको ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों को सिम्टम्स हैं उनको होम आइसोलेशन में रखा गया है, जिनके घर में जगह नहीं है उनको कोविड केयर सेंटर्स की स्थिति अभी हमारे पास काफ़ी, वहाँ पर भी 5% ऑक्यूपेंसी है। कितने सेंटर्स हैं सर, कितने बेड्स हैं, अगर कुछ जानकारी आप दे दें? कल का डाटा मैं बताया था, जो अभी स्टार्ट किए हुए थे 4,547, जिसमें से 324 पेशेंट्स थे कोविड केयर सेंटर जी, और इसमें 324 में से आधे से ज़्यादा पेशेंट वो हैं जो विदेशों से आए हैं। वो इनको पेशेंट एक्चुअली कहना ठीक नहीं है, उनको कोई सिम्टम नहीं है ज़्यादातर लोगों को, तो उनको भी इसमें रखा गया है। सर, एक आपने फिर कोविड वॉर रूम की शुरुआत की है, उस कोविड वॉर रूम में कौन कौन सी जानकारी आपको आपके पास डायरेक्ट आ रही है, और जो ऑक्सीजन की व्यवस्था की है ऑक्सीजन प्लांट्स को लेकर, वो क्या है? ऑक्सीजन के लिए कि जितने भी LMO टैंक्स हैं, जो बड़े टैंक्स होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन रखी जाती है, उनके अंदर टेलीमेट्री डिवाइस लगा रहे हैं, जिससे कि लाइव पता रहेगा कि किस टैंक में कितनी ऑक्सीजन बाकी है। ऐसा ना हो कि अचानक ऑक्सीजन खत्म हो जाए और उसके पता लगेगा खत्म, तो अलर्ट पहले ही आ जाएगा कि इतनी ऑक्सीजन बाकी है, तो उसको ताकि पूरा जाए। कोविड वॉर रूम में क्या होगा सर? कोविड रूम में सारे बेड ऑक्यूपेंसी, कितने पेशेंट पॉजिटिव हैं, कितने ठीक हो रहे हैं, कहाँ पर आईसीयू बेड की जरूरत है, तो उसके बारे में डिस्ट्रिक्ट वाइज भी, हॉस्पिटल वाइज भी सारा डेटा रहेगा। सर, जितने आपके कोविड केयर सेंटर थे उनमें एक दो को अभी ऑपरेशनल किया गया था, CWG यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को, क्या सभी को ऑपरेशनल कर रहे हैं, जैसे बुराड़ी का जो था? या हाँ जी, सबको ऑपरेशनल कर रहे हैं, परंतु अभी देखो ऑक्यूपेंसी जो ऑपरेशनल है उनके अंदर भी ऑक्यूपेंसी सिर्फ 7% है, 93% बेड खाली है। होम I आइसोलेशन में have सर a question, sir. If you look at the bed occupancy, especially oxygen beds, also numbers अगर आप compare करें एक हफ्ते से पहले, now it is starting to filled up very fast. वो rate of increase थोड़ा higher हो रहा है. So keeping that in mind, is that a cause for concern? देखो, मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, कल जो 418 बेड थे उसमें से 308 पेशेंट ऐसे थे जिनको किसी तरह की सपोर्ट की जरूरत नहीं थी। 168 जो पेशेंट थे उसमें से जैसा कि सबको पता है कि कोरोना के मामले और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी हर रोज उछाल मार रहे हैं। एक बार फिर लोगों में वो डर है कि कहीं दूसरी लहर जैसी तस्वीर फिर से हमारे सामने ना आ जाए। इसी पर आगामी विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। हर पार्टियां अपनी अपनी रैलियां करने में व्यस्त हैं। बता दें कि 9 जनवरी को राजधानी के रमाबाई अंबेडकर मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली होने वाली थी, जिसे अब स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बृहस्पतिवार यानी आज नोएडा में प्रस्तावित कार्यक्रम भी रद्द हो चुका है। सपा ने भी अपनी रथ यात्रा को
तो वहीं कांग्रेस ने सभी रैलियां अब रद्द कर दी हैं। मालूम पड़ता है कि अब कोई भी पार्टी ऐसी गलती दोहराना नहीं चाहती है जिससे जनता के प्रति उनका गलत असर दिखाई दे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो संक्रमण के खतरों के बीच विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने भी मंथन शुरू कर दिया है। सूत्र बताते हैं कि चुनावों की तारीख के ऐलान के साथ निर्वाचन आयोग बड़ी चुनावी रैलियों और रोड शो पर रोक लगा सकता है। इसी तरह सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या, गोंडा, बस्ती का अपना कार्यक्रम भी अब रद्द कर दिया है। अब यहां से 7 से 9 जनवरी के बीच समाजवादी विजय रथ यात्रा नहीं निकाली जाएगी। हालांकि अखिलेश बिना लाव लश्कर गोंडा व अयोध्या में जा सकते हैं। कोरोना के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में 12वीं तक के सभी स्कूलों को 16 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं ऑनलाइन क्लासेस फिलहाल अब जारी रहेंगी। 15 से 18 साल तक के छात्रों के लिए विद्यालयों में कैंप लगवाकर टीकाकरण अब किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के अनुसार सभी आंगनबाड़ी केंद्र भी अब बंद रहेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर राज्य सरकार ने बृहस्पतिवार से स्कूलों को बंद करने समेत कई पाबंदियां लागू करने का भी फैसला किया है। बता दें कि आज से नाइट कर्फ्यू का समय अब 2 घंटे बढ़ा दिया जाएगा। अभी तक रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का समय था, जिसे बढ़ाकर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए कर दिया गया है। साथ ही जिन जिलों में कोरोना के सक्रिय मामले 1000 से ऊपर हैं, वहां जिम, स्पा, सिनेमा हॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे। शादी समारोह में बंद स्थानों पर एक समय में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे और खुले स्थानों पर कुल क्षमता के 50% लोगों के शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। इसी के साथ सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग अनिवार्य करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के रोकथाम की समीक्षा के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी आएंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को टैबलेट का वितरण करेंगे। इसके बाद रुद्राक्ष के सभागार में ही अधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए रणनीति पर चर्चा करेंगे। देर शाम मुख्यमंत्री गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं इसी के बाद वे कन्वेंशन सेंटर के सभागार में प्रशासन, पुलिस, नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के साथ कई अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। दरअसल वाराणसी में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले ने प्रशासन के साथ ही शासन के माथे पर भी बल खींच दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी की स्थिति को देखते हुए सख्ती के भी निर्देश दे सकते हैं। असम के रहने वाले पद्मश्री पुरस्कार से नवाजे जाने वाले उद्धव भराली पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि उन पर एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। असम की उत्तरी लखीमपुर पुलिस ने भराली के खिलाफ कथित मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मामला दर्ज होने के बाद भराली ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय में गिरफ्तारी से पहले जमानत याचिका दाखिल की। बता दें कि जिस छात्रा ने भराली पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है वह उद्धव भराली के ही संरक्षण में थी। भराली ही उसका पालन पोषण कर रहे थे, लेकिन दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद उन पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। अदालत ने उद्धव भराली से 25,000 का जमानती बॉन्ड भरने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। इसके अलावा अदालत ने आदेश दिया कि भराली को बिना लिखित आदेश के पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर जाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं आपको बता दें कि उद्धव भराली ने ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले समस्याओं के लिए 460 मशीनों का आविष्कार किया है। इन सभी का उन्होंने पेटेंट भी करवाया है। उन्हें धान थ्रेशर, केन स्ट्रिपिंग जैसी मशीनें कम लागत में उपलब्ध कराने का श्रेय जाता है, इसीलिए उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। ये खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहें KKT न्यूज के साथ।